हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11th के भौतिकी यूनिट 6 का सोल्यूशन लेकर आप लोगों के लिए आ चुके हैं। पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अध्याय 9 और 10 जो यहाँ पर सम्मिलित है। तो क्लास 11th भौतिकी पृष्ठ बैंक सोल्यूशन यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक वाक्य वाले उत्तर का जो पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है ज्ञान बल का सूत्र लिखिए। तो पहले प्रश्न का जो सूत्र है तो हमने टैमल बराबर एफ बराबर माइनस का ईटा ए डीवी अपॉन डी एफ किया है, जहाँ जो ये ईटा है ये ईटा से आता गुणांक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं वे पदार्थ जिन्हें त्वरित करके अत्यधिक विकृत, तो इन पर प्रत्यास्थलक लिखना है, ना तो आपको प्रत्यास्थ पदार्थ लिखना है, ना तो आपको प्रत्यस्थलक लिखना है। यहाँ पर केवल और केवल यही आंसर लिखना है जो हमने आपको बताया है, प्रत्यास्थलक। यही आंसर पूरा राइट है। और चलिए आगे वाले आंसर हम लेते हैं। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का मात्रक यहाँ पर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और चौथे प्रश्न हम लोग देते हैं चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर किस पर्वत का अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न है 10 किलोमीटर या फिर 9.8 किलोमीटर, जो कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत से उसकी ऊंचाई को हम लोग गणना करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है यहाँ पर इसको हम लोग ऊंचाई बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 10 किलोमीटर या फिर 9.8 किलोमीटर लिख सकते हैं। पूरा आंसर ये राइट है। तो 5 वाले को देखते हैं। 5वें आंसर गेज दाब क्या है। तो गेज दाब एच गहराई पर किसी बिंदु पर लगने वाले दाब को गेज दाब कहते हैं। गेज दाब किसी एकांक अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल वाली नदी में भरे दाब का एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यही आंसर है। और हम लोग आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तरल के प्रवाह वेग नापने की युक्त को क्या कहते हैं। जो तरल प्रवाह के वेग के नापने की जो यंत्र होता है, युक्त होता है, जो इससे हम लोग नापते हैं, तो उसे हम लोग वेंटूरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, आंसर पूरा यही लिखना है आपको। और साथ में को देख लेते हैं किसी दाब के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लोगों ने लिखा है किसी दाब के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ताप भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम लोग 8वें प्रश्न का आंसर देखते हैं किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दाब ऊर्जा राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर इस तरह सभी प्रश्नों के आंसर लिखे हैं एक वाक्य वाले के। उसके बाद जो 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं तो उनको आपको देखना है। हुक का नियम यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो हुक का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विद्युत के अनुपाती होता है। यही लिखना है। इसमें 2 अंक नंबर का प्रश्न है, तो कितना लिखेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। और छात्र प्रतिबल अनुपाती ही विद्युत के है ना। और आगे वाले प्रश्न को देखा जाए, पास्कल का नियम लिखिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। पास्कल का नियम अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर पास्कल का जो नियम है, इस नियम के अनुसार यदि किसी खीरे तरल पर किन्हीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तब यह दाब सभी दिशाओं में समान तथा उतना ही कोष्ठक के अनुसार बिना कमी हुए संचरित हो जाता है। यही इसका नियम है। और हम लोग धारा रेखी प्रवाह एवं विद्युत प्रवाह को देखते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने 2 नंबर के आंसर प्रोवाइड किया है आपको। तो इसको आप लोग देख लेना है, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कुछ से, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखना है। धारा रेखी प्रवाह अच्छे दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए और आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर आपको हमारे जो ये चैनल में जो आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी विषयों के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। तो बर्नौली की प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव अर्थात अज्ञान तथा असंपीर्ण द्रव किसी नली में धारा के प्रवाह में बहता है, तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन, यहाँ पर हम लोगों ने एकांक आयतन को बिल्कुल लाइन थोड़ा वो किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट याद रखिएगा कि तुलना ऊर्जा की कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा अर्थात होता है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा की रहती है। यही नियम है। आगे इसको लिखना है बहते हुए द्रव के एकांक आयतन के लिए संपूर्ण ऊर्जा बराबर नियतांक, यही इसका नियम है। पर यहाँ पर तो आप लोगों को शायद जो पढ़ा होगा तो उससे पता होगा कि आदर्श द्रव कोई होता ही नहीं है, पर बर्नौली थ्योरम में आदर्श द्रव का उपयोग लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं आगे वाले प्रश्न का आंसर। 5वां प्रश्न जो हमें है, कांच के स्वच्छ समतल पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसके पृष्ठ पर बूंद बनने का प्रयास करता है। तो बहुत सरल आंसर है, बस आपको समझना है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसे। तो इसका कारण यह है कि जल के अणुओं तथा कांच के मध्य असंजक बल का मान जल के स्वयं के अणुओं के मध्य संजक बल की अपेक्षा अधिक होता है तथा जब जल कांच की प्लेट पर गिरता है तो वह फैलने का प्रयास करता है। इसके विपरीत पारे के अणुओं तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला संजक बल जो होता है, उसका मान जो होता है वो पारे के स्वयं के अणुओं के मध्य संजक बल की अपेक्षा कम होता है। अतिरिक्त पारा कांच की प्लेट पर गिरने पर
है ना, गिरने पर बूंद बनाने का प्रयास करता है, यही इसका आंसर है। और आप इस प्रश्न लिख लेना है। अब आगे वाले प्रश्न हम लोग देते हैं कि किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोली होती है। इसका प्रश्न कीजिए, यह प्रश्न है, इसका उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख लीजिए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में बूंद की आकृति केवल पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित होती है। पृष्ठ तनाव के कारण बिंदु जो बूंद होती है, सॉरी यहाँ पर हमने बिंदु बोला है, तो आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर बूंद होगा और लिखा भी बूंद है, तो बूंद न्यूनतम मुक्त क्षेत्रफल वाली आकृति ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि एक दिए गए आयतन के लिए गोले का मुक्त पृष्ठ न्यूनतम होता है, अतः बूंद की आकृति पूर्ण गोलाकार हो जाती है, यही इसका आंसर है। तो आप लोग देख लीजिए और चढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो प्रत्यास्थ की सीमा में प्रतिबल और विकृत के अनुपात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझना होगा, ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो हुक का नियम है वह यही नियम है, परंतु जो प्रत्यास्थता गुणांक है आपको इसी प्रकार से लिखना है, ना कि हुक का नियम लिखना है। हुक का नियम यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यास्थ की सीमा में प्रतिबल अनुमान जो विकृत अनुमानुपाती होता है प्रतिबल के, तो आप लोगों को ये वाला प्रश्न के नियम का लिखना है। यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया उसी प्रकार से लिखना है, तो 2 नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। और आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर वाला जो प्रश्न है इनको आप देख लीजिए अच्छे से। वायुयान बर्नौली सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से आप लोगों के लिए पूरा विस्तार से आंसर प्रोवाइड किया है, तो आप लोग अच्छे देखिए। पहले वायुयान बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है इस सिद्धांत के अनुसार, ना कि यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर समझाते हुए आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना तो न्यूटन के तृतीय नियम लागू होता है, यहाँ पर केवल बर्नौली सिद्धांत लागू होती है। तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अपवाद था कि न्यूटन के तृतीय नियम लगेगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बर्नौली सिद्धांत लगेगी। तो चलिए प्रश्न को आगे देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हवाई जहाज के पंख की आकृति की भांति इस प्रकार बनाती है कि उसके ऊपरी पृष्ठ की वक्रता निचले पृष्ठ की वक्रता की अपेक्षा अधिक होती है, तथा सामने का किनारा गोला व पीछे का किनारा चपटा होता है। जब पंख पर टकराने वाली वायु पंख के ऊपर तथा नीचे होकर बहती है तो वह यह प्रवाह धारा रेखी होती है, क्योंकि एक साथ पहुंचने के लिए पंख के ऊपर की वायु की नीचे की अपेक्षा, पंख की जो ऊपर की वायु होती है वो उसकी नीचे की वायु की अपेक्षा अधिक मार्ग तय करना पड़ता है ना, जो हमें। और आगे देखते हैं, अतः पंख के ऊपर के पृष्ठ पर वायु का वेग v1 और नीचे के पृष्ठ पर वायु का वेग v2 की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, तथा जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है। अतः पंख के ऊपरी पृष्ठ पर वायु का दाब P1 नीचे के पृष्ठ की वायु के दाब की अपेक्षा कम होता है। इस दाबांतर P2 - P1 या फिर P1 - P2 कुछ लिख सकते हैं, दोनों ऐसा सही रहता है, के कारण पंख पर ऊपर की ओर परिणामी बल जो प्राप्त होता है, जिसे उत्थापक बल कहते हैं। जो यहाँ पर ये दिया गया है, इस दाबांतर P2 - P1 के कारण पंख पर ऊपर की ओर परिणामी बल प्राप्त होता है, जिसे उत्थापक बल कहते हैं। इस बल के कारण हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसका चित्र बनाया है, तो अच्छे से आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये चित्र बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर अच्छी तरह से मिलेगा, और पूरा यही नियम लिखना है आपको इसी तरह से पूरा। एक बार वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, और वीडियो की क्वालिटी जो आपकी वीडियो की क्वालिटी रहेगी तो तभी आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। और हमने यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न के आंसर एक बार पूरा दिखा दिया है। और आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि स्टोक का नियम क्या है। तो स्टोक का नियम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई गोला किसी श्यान माध्यम से एक नियत वेग से गति करता है तो गोले पर उसकी गति की दिशा के विपरीत श्यान बल लगता है, जिसका परिणाम गोले की त्रिज्या, गोले की चाल तथा माध्यम की श्यानता पर निर्भर करता है। यही इसका नियम है। तो इसी प्रश्न में जो हमें सीमांत वेग पूछा है, इसका आंसर भी हम लोगों ने आपको बताया है, मतलब हमने आपको बताया है। तो देखिए इसको भी आंसर आप दे सकते हैं। अनंत विस्तार के श्यान द्रव में ऊर्ध्वाधर गिर रही गोलाकार वस्तु के नियत वेग को सीमांत अथवा अंत्य वेग कहते हैं। यहाँ पर सीमांत या अंत दोनों एक ही हैं, अंत्य और सीमांत दोनों एक ही हैं। इसका सूत्र भी यहाँ पर पूछा था, तो उसको भी हमने बता दिया है। 2 प्रकार से देते हैं, दोनों सूत्र एक ही हैं। यहाँ पर त्रिज्या r मानी गई है ऊपर, और नीचे त्रिज्या a मानी गई है। और जो इसका क्वेश्चन के अंदर जो संख्या है उसे दोनों प्रकार से दिखा सकता है, दोनों सूत्र एक ही है, 2 में से एक आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको दोनों सूत्र प्रोवाइड करा दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है, बूंद में अतिरिक्त दाब। जो ये अतिरिक्त दाब है, मतलब बूंद में जो अतिरिक्त दाब है, मतलब जो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ के फिर आपको पूरी तरह से इसको मैं समझाता हूँ कि क्या चीज है। द्रव की बूंद गोलाकार होती है,
तथा इसका बाह्य पृष्ठ उत्तल होता है, अतः पृष्ठ पर स्थिर प्रत्येक अणु पर परिणामी बल अंदर की ओर लगता है। ये यहाँ पर देखिए, अंदर की ओर लगता है, अतिरिक्त है, अंदर है, अतिरिक्त है, अधिक है। अतिरिक्त और अधिक के दोनों एक ही उसका मीन्स निकल के आता है शब्द का, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। अंदर की ओर लगता है जिसे संतुलित करने के लिए बूंद के अंदर का दाब बाहर के दाब की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पर हमने चित्र बनाया है, चित्र को आप देख लीजिए। फिर चित्र के अनुसार यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो चित्र अनुसार माना त्रिज्या r की द्रव की एक बूंद, यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है वो r है, कैपिटल R है, और पृष्ठ का तनाव कैपिटल T है, और बूंद के अंदर का दाब जो है वो P1 है, और बूंद के बाहर का दाब P2 है, और बूंद को एक क्षैतिज पृष्ठ ABC द्वारा दो अर्धगोले में वियोजित किया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने चित्र में आपको दिखाया है ABCD, और इसे दो अर्धगोलों में विभाजित किया है। तो थोड़ा इसे अमेजिंग करने का कोशिश करिएगा। दो अर्धगोला है, इसके अंदर और ऊपर नीचे पानी जैसे भरा है। माना बूंद को एक क्षैतिज तल पृष्ठ ABCD द्वारा दो अर्धगोले में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न को चित्र में दर्शाया गया है। ऊपर के अर्धगोले के संतुलन के लिए आवश्यक है कि आंतरिक दाब P के कारण बाह्य बल P2 के कारण बल तथा जो प्लस में है पृष्ठ तनाव T के कारण बल, इस दोनों का योग जो आंतरिक दाब P1 के कारण बल जो होता है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो मैं जो सॉल्व किया उसे एक बार बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। P1 इंटू में पाई आर स्क्वायर बराबर में P2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जो ये यहाँ पर R है वो कैपिटल R है, त्रिज्या है, और प्लस में T2 पाई R, क्योंकि त्रिभुज ABC पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तथा परिधि बराबर 2 पाई आर है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से दिया गया है। और आगे फिर इसलिए लगाकर P1 माइनस P2 इंटू में पाई आर स्क्वायर बराबर में T इंटू में 2 पाई आर इस प्रकार से किया गया है। तो तब बूंद में आंतरिक दाब जो है P बराबर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T अपॉन में R, तो इसका आंसर आता है। ये आंसर इस तरह से आपको लिखना है। आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, तो बर्नौली प्रमेय से है, तो यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से विधिवत तरीके से। इसका आंसर आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। और जो इसका आंसर आता है, यहाँ पर इसका आंसर भी आ चुका है। और वीडियो की क्वालिटी जरूर बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी विषयों के आपके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसका जो आगे वाला यूनिट 7 और यूनिट 8 है, तो वह जल्द ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं 5वें का। तो 5वें का भी आंसर आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल है, तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से आपको लिखना है। थोड़ा जूम कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखे लगे। जहाँ पर आपको ना समझ में आए तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी प्रश्न आपको पूछना हो किसी भी विषय से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप आंसर मतलब क्वेश्चन जो भी है उसको पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से आगे वाले पूरे इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर इसका 5वें का आंसर आता है, जो यहाँ पर कोष्टक के अंदर पैक किया गया है। दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर सही है। दोनों एक ही है, एक में पास्कल लिख सकते हैं। मात्रक चिन्ह किया, मात्रक वही होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। यहाँ पर मात्रक दो दर्शाए गए हैं। तो एक बार फिर से आपको दिखा दें अच्छे से, थोड़ा जूम करके, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसका। अब हम लोग 6वें वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6वें प्रश्न का हमने आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। आपको पढ़ के सुना देते हैं। अब पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। यहाँ पर इस प्रकार से इसको आपको लिखना है पूरा आंसर। इसी प्रकार से पूरा आंसर बिल्कुल राइट है, अंत तक लिखना है, क्योंकि इस आंसर का जो पूरा प्रश्न का आंसर है वो अंत में ही निकल के आता है, इसका पूर्ण महत्व। तो आंसर को अंत तक जरूर लिखिएगा। यहाँ पर इसका ये अंत तक आंसर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो चलिए एक बार अच्छे से दिखा दिया जाता है फिर से आपको, ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छे से लिख सके। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए एक बार, और वीडियो को पास करके आंसर को लिख लीजिए। और आगे वाले को भी देख सकते हैं आप अच्छे इसी तरह से। और क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसे भी आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर पूरा आंसर आपको इसी प्रकार से दिया गया है। 7वां को इसी प्रकार से लिखना है। तेज आंधी आने पर टीन की छत की उड़ जाती है। तो जो इसका उत्तर का कारण है वही हमने यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है।
यहाँ पर दाब कम हो जाता है आंसर तक लिख के। इसके बाद आंसर को आपको इस तरह लिखना है, ना कि आपको यह लिखना है कि कमरे का अंदर का दाब परिवर्तित नहीं होता है। यह कहना गलत होगा कि कमरे के अंदर का दाब परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वायु का दाब है ऊपर के दाब के और नीचे जो कमरे के अंदर का दाब है और टीन सेट के ऊपर का जो दाब है, वो दोनों का दाबांतर जो होगा वही दाबांतर दोनों में दाब में अंतर होगा। वही दाबांतर जो नीचे वाला वेग तो कम होगा, वेग बहुत कम ही होगा, वहाँ पर दाब ज्यादा होगा। वही दाब टीन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिस कारण टीन उड़ सकता है ना। तो तेज हवा आने पर टीन सेट उड़ जाता है, यही का कारण है। तो आपको अगर हमारे भौतिकी विज्ञान के अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद ऐसा देखने के लिए।